नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप सारे लोग फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंजॉय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 15 इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करता है क्वेश्चन। आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इस वीक में हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो बार बार हमें देखने सुनने को मिला। 80 मार्क्स का इंग्लिश टेस्ट परचेज किए, उसमें हम पता नहीं चलता। बात करेंगे रानी, लास्ट में बात करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह है, जो भी डाउट है, लास्ट में क्लियर करेंगे, बीच में कुछ नहीं। आओ यहां पढ़ते हैं पहले। तो आपका दिया हुआ है लास्ट वीक में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए और आज जो कर रहे हैं ये बैक टू बैक हमने एक राइटर को प्रैक्टिस किया है ताकि जहन में रहे, है ना। कुछ ऐसे फिक्स्ड राइटर्स हैं, उनके वर्क्स हैं, उनके बारे में बात किया हमने। क्वेश्चन है आज का, सिलैश मार्नर वॉज पब्लिश्ड इन 1861। 1861 लिखा हुआ है। When was Adam Bede published? आप कई बार लास्ट वीक में इन सारे क्वेश्चंस को बार बार देखे आप। सिलैश मार्नर वॉज पब्लिश्ड इन 1861, यानी सिलैश मार्नर एक नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया 1861 में। और दूसरे नॉवेल की बात कर रहे एडम बेडे, पब्लिश कब हुआ? 1867, 1861, 1859। आपको ध्यान देना है, आंसर भी करना है। कृतिराज, गुड मॉर्निंग। तो सिलैश मार्नर 1861 में हुआ और एडम बेडे जो है वह 1859 में हुआ है। क्लियर है मामला? और 1859 और 1861 के बीच में एक ईयर और आता है और वो है आपका 1860। और 1860 में भी एक वर्क आया, एक नॉवेल आया, जिस नॉवेल का नाम क्या है? द मिल ऑन द फ्लोस। द मिल ऑन द फ्लोस जरूर आपने पढ़ा मेरे साथ, ये कहीं ना कहीं और भी आप पढ़े होंगे। द मिल ऑन द फ्लोस करके एक नॉवेल आया, वो 1860 में पब्लिश हुआ। और इस तीनों के राइटर जो है वो एक ही इंसान है और उनका नाम क्या है ये आप हमें बताएंगे। करेक्ट आंसर जो है वो आपका 1859 है। अब आप बताओगे सिलैश मार्नर, एडम बेडे, द मिल ऑन द फ्लोस, देयर आर 3 नॉवेल्स ओवर हियर, एंड किस राइटर ने इस वर्क को लिखने का काम किया? जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जॉर्ज इलियट की बात आप कर रहे हैं। जॉर्ज इलियट, इनका एक और नाम है, उस नाम के बारे में आप हमें बताएंगे। जॉर्ज इलियट, है ना। और एक और नेम है, वो नाम हमें आप बताएं, क्या नाम है? मैरी एंड इवेंस, वेरी गुड। अब इस पे बात करते करते मैं भी इरिटेट होने लगा हूं, कितनी बार पूछूं, है ना। लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चन इसीलिए बार बार आपको करवाए ताकि उस राइटर के बारे में हर एक चीज आपको मालूम चल जाए, ठीक है। तो मैरी एंड इवेंट्स करके बाद बाकी ये आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लियोनार्ड उल्फ। लियोनार्ड उल्फ वॉज डैश वर्जीनिया उल्फ। सबसे पहले लियोनार्ड उल्फ जो है ये वर्जीनिया उल्फ के क्या है? कजन है, अंकल है, हस्बैंड है। सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या है? लियोनार्ड सिडनी उल्फ। यानी इनके अगर मिडल नेम की बात करें, यानी इनके मिडल नेम की बात करेंगे तो मिडल नेम क्या है इनका? सिडनी। सिडनी, SIDNEY। यानी इनके फुल नेम की अगर बात करें तो लियोनार्ड उल्फ सिडनी की बात कर रहे हैं। और ये वर्जीनिया उल्फ के क्या है? वर्जीनिया उल्फ, है ना, आपने बिल्कुल सुना होगा, बहुत अच्छे राइटर हुए हैं। और नैरेटिव डिवाइस के तौर पे इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, है ना, लेखनी में नैरेटिव डिवाइस के तौर पे इन्होंने किस टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज किया मैं आपको बता चुका हूं, आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर? और लियोनार्ड सिडनी उल्फ वर्जीनिया उल्फ के हस्बैंड थे। राइट ऑप्शन C4 कनाडा होगा। और नैरेटिव डिवाइस के तौर पे वर्जीनिया उल्फ ने क्या यूज किया है, किस चीज को पायोनियर किया है? आगे क्या पूछे सर, क्या पूछा? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो आपका नैरेटिव डिवाइस है जिसको पायोनियर करने का काम, आगे ले जाने का काम वर्जीनिया उल्फ ने किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वेरी गुड। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, हर एक चीज आपके जहन में बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की आप बात कर रहे हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन 1811 बाय। अब यहां पर देखिए, सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये एक नॉवेल है, ये एक नॉवेल है
जिसको पब्लिश कब किया गया, यहां लिखा हुआ 1811 में। 1811 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी को पब्लिश किया गया है, नॉवेल है। किन्होंने लिखा है, तो यहां पर नाम है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन लिखने का काम किया इस नॉवेल को। जेन ऑस्टिन में अगर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स, यानी इन्होंने अपनी लाइफ में कितने नॉवेल्स लिखे, टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स की अगर बात करेंगे तो जेन ऑस्टिन थ्रू आउट हर लाइफ, अपने लाइफ में ये 6 नॉवेल्स यानी 6 नॉवेल लिखने का इन्होंने काम किया, जिसमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में पब्लिश हुआ। और इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, प्राइड एंड प्रेजुडिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये कब पब्लिश हुआ ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और टीआरई 3.0 में एक क्वेश्चन के ऑप्शन में ये था प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना, जेन ऑस्टिन लिखने का काम किया गया। तो आप हमें बताइए इस नॉवेल को पब्लिश कब किया गया, और 1811 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी को पब्लिश किया गया है। जी गोपाल जी सी कह रहे हैं आंसर। अब आइए यहां पे क्या हो जाएगा, जॉर्ज एलियट, देखिए जेन ऑस्टिन 6 नॉवेल्स लिखी हैं, जॉर्ज एलियट 7 नॉवेल्स लिखे हैं। मैरी एंड इवांस अभी आपने जस्ट पढ़ा, और एंथनी ट्रोलॉप ये भी एक ब्रिटिश राइटर हैं। इनके बारे में भी गूगल पे जाके, विकिपीडिया पे जाके आपको पढ़ना है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपके ब्रिटिश राइटर हैं। चलिए 1813, वेरी गुड। आपका जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये 1813 में पब्लिश हुआ, एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये पब्लिश हुआ 1811 में, और दोनों को लिखने का काम जेन ऑस्टिन ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राजू भैया होंगे इसके लिए बोल देना है तो। अब आइए यहां पे, टेस्ट ऑफ द डी अर्वरविल्स, डी अर्वरविल्स, इसको पढ़ेंगे, डी अलग से पढ़ा जाएगा और इस वर्ड का प्रोनाउंस अलग होगा। इज अ नॉवेल बाय, ये एक नॉवेल है, किनके द्वारा लिखा गया है ना। टेस्ट ऑफ द डी अर्वरविल्स इज अ नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन, थॉमस हार्डी। किनके द्वारा लिखा गया ये आप हमें बताएंगे, आंसर क्या होना चाहिए। अब आओ यहां पे, चार्ल्स डिकेंस की बात कर रहे, चार्ल्स डिकेंस के बारे में कल रात में भी हम बात कर रहे थे, है ना, चार्ल्स डिकेंस के बारे में। तो चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहले तो फुल नेम क्या है ये आप कमेंट करके बताओगे। आंसर आपने दे दिया है कि इसका आंसर जो है सर ये थॉमस हार्डी है, और ये एक नॉवेल है, एक नॉवेल का नाम है जिसे लिखने का काम थॉमस हार्डी साहब की है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और 1891 बुलबुल जो है पब्लिकेशन ईयर बता रही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। 1891 में पब्लिश किया गया। देखिए मैं जब आंसर करता हूं और आपका आंसर जब देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग खुद से एक्टिव होके आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप करते रहे। चार्ल्स डिकेंस का मैंने फुल नेम पूछा है आपसे, है ना, क्या नाम है ये आप हमें बताएंगे। अब आओ मैं यहां पे लिखता हूं, आप भी कमेंट करके जरूर लिखिए। चार्ल्स जॉन हफम, HUFFAM डिकेंस। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे फुल नेम पूछा जाएगा, बट आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होना चाहिए चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। वेरी गुड बुलबुल। अब आइए यहां पे, कल चार्ल्स डिकेंस के बारे में हम क्या बोले थे कि एक कपलेट होता है, एक राइम होता है, एक जॉनर है हीरोइक कपलेट। कल क्वेश्चन भी आया था, इसीलिए आज रिमाइंड करवा रहा हूं रात वाले सेशन में। हीरोइक कपलेट ये क्या है, इसको राइमिंग कपलेट भी बोला जाता है, राइमिंग कपलेट। अब इसका मतलब क्या है, तो कपलेट वर्ड जो है इसका मतलब होता है 2 लाइन्स ऑफ पोयम, 2 लाइन्स ऑफ पोयम। सबसे पहले हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किन्होंने किया, ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। तो एक मिनट मैं ये क्वेश्चन आपको, सॉरी चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, ये हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल चार्ल्स डिकेंस साहब नहीं किए थे, मैं अलग चले गया, मुझे याद आ गया, सॉरी, जॉफ्री चौसर नाम है। मैं चार्ल्स डिकेंस में जॉफ्री चौसर को पढ़ाने लगा, सॉरी।
हीरोइक कपलेट अब लिख दिया है तो बता ही देता हूं, बट चार्ल्स डिकेंस का इनसे कोई लेना देना नहीं है, सॉरी सॉरी बोल रहा हूं। हीरोइक कपलेट, राइमिंग कपलेट, 2 लाइन्स ऑफ पोएम है और इसका इस्तेमाल चौसर साहब किए थे, ये जरूर आप याद रखिएगा, कल क्वेश्चन में आया हुआ था। कहां से मैं जॉफरी चौसर को चार्ल्स डिकेंस में मिक्स कर रहा था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब आइए, तो जॉफरी चौसर ने इस लाइन का इस्तेमाल किया था, ये जरूर आप ध्यान में रखोगे। और किसमें? द कैंटरबरी टेल्स, कल बताए थे, द कैंटरबरी टेल्स 24 स्टोरीज है इसमें, है ना, इसमें। और एक और है द लीजेंड ऑफ वुमन, इनका एक और वर्क है द लीजेंड ऑफ वुमन। हीरोइक कपलेट कल क्वेश्चन था रात वाले सेशन में, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल सबसे पहले किन्होंने किया? जॉफरी चौसर ने किया था। माफी चाहूंगा, चार्ल्स डिकेंस में चौसर साहब मिक्स हो गए, सॉरी। आइए यहां पे, और जेन ऑस्टिन, अभी आपने जेन ऑस्टिन के बारे में पढ़ा। जेन ऑस्टिन 1775 में ये पैदा होती है और 1817 में इनकी डेथ होती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, 2 नॉवेल्स अभी आप जाने। हाँ, जॉफरी चौसर ही है कोई बात नहीं, कभी कोई पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, क्या सोच रहा था पढ़ाते वक्त में। मुझे लगता है मैं चार्ल्स डिकेंस पढ़ा रहा था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में जॉफरी चौसर साहब बैठे हुए थे, इसलिए निकल गया, पता नहीं क्यों। आइए, क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द मदर ऑफ एंथनी ट्रोलॉप? एंथनी ट्रोलॉप की माता जी का क्या नाम है? मदर ही है ना। फ्रांसिस मिल्टन ट्रोलॉप, जेन मिल्टन ट्रोलॉप, मैरी मिल्टन ट्रोलॉप। फ्रांसिस मिल्टन ट्रोलॉप इनकी माता जी का नाम है। राइट ऑप्शन ए फॉर आगरा। और ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। और देखिए ये क्या है? लिटरेचर। अभी आप मेरे साथ लिटरेचर के एमसीक्यू यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये आपके लिटरेचर का बैच है, धाकर बैच, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हर एक के लिए। इंग्लिश लिटरेचर का ये बैच है जो ऑनलाइन मोड में आपका चलता है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो अपना ऐप है, वहां पे आपको ये बैच मिलता है शाम को 6 से 7 में, 6 to 7, है ना, शाम में 6 से 7 में, मंडे टू फ्राइडे ये बैच आपका 1 आवर का चलेगा और इसकी फी 499 है। और यहां जिस तरीके से हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं वहां वैसे नहीं करते, वहां पे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? तो पहले एमसीक्यू यानी हर एक राइटर के बारे में, जैसे हमने यहां पे जेन ऑस्टिन देखा, तो यहां पर जेन ऑस्टिन का सिर्फ हमने बर्थ बताया, डेथ बताया, 2 वर्क्स के बारे में बात किए। लेकिन जिस दिन जेन ऑस्टिन पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल्ड वे में, है ना, 100 पॉइंट्स कम से कम थ्योरी पे पढ़ाया जाता है, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते इस बैच में। तो आपके लिटरेचर का बिल्कुल ही जबरदस्त और शानदार बैच है। किसी भी बच्चे को लगे कि लिटरेचर हमारे लिए प्रॉब्लम है तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में घर बैठे आप देख सकते हैं, आपका सारा प्रॉब्लम जो लिटरेचर का है वो सॉल्व हो जाएगा। फाउंडेशन बैच नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। ओके, आज बैच में आऊंगा। हाँ बिल्कुल आइए। अब सही है आपकी हेल्थ? चलिए आ जाओ। प्रज्ञा गुड मॉर्निंग, लेट नहीं होना है बच्चा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीफन गेस्ट एंड मिस्टर टुलिवर आर द कैरेक्टर्स इन। किसी भी वर्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स जो फिक्शनल कैरेक्टर हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्टीफन गेस्ट एंड मिस्टर टुलिवर आर द कैरेक्टर इन। अब ये किस नॉवेल के कैरेक्टर हैं? एडम बेडे, द मिल ऑन द फ्लॉस या पमेला? अब देखिए मैं आपसे बात करूं कि एडम बेडे और द मिल ऑन द फ्लोस में कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है कि दोनों के राइटर सेम है। और राइटर कौन है? आप फटाफट कमेंट करके आंसर बताओ। एक ही सवाल का जवाब बार बार मैं आपसे पूछूंगा और बार बार आपको करना है ताकि डाउट ना रहे। और सफल होने के लिए एक ही चीज को बार बार पढ़ना होता है। तो आप इनके राइटर का नाम बताएंगे। पब्लिशिंग ईयर मैं बता देता हूं, एडम बेडे अभी जस्ट आपने पढ़ा 1859 और द मिल ऑन द फ्लोस 1860, है ना, में पब्लिश हुआ। सेम राइटर है, राइटर का नाम आपको बताना है। पमेला, पमेला कब पब्लिश हुआ? तो पमेला पब्लिश हुआ 1740 में, 1740 में। और पमेला के राइटर कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर? जॉर्ज इलियट। रानी आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है।
बट जॉर्ज इलियट किन्हीं का प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर ऑल द टाइम कैपिटल होता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब आइए यहां पे, तो एडम बेडी द मिल ऑन द फ्लॉस यानी कौन से राइटर हो जाएंगे? जॉर्ज इलियट साहब, यानी मैरी एंड इवेंस, GEORG, जॉर्ज इलियट, मैरी एंड इवांस की बात करेंगे। पमेला के राइटर कौन है? सैमुअल रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन। अब आपको जाके सैमुअल रिचर्डसन के बारे में, पमेला के बारे में डीपली गूगल पे, विकिपीडिया पे पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से पढ़ना है, ताकि ढेर सारा नॉलेज आप ले पाएं और लिटरेचर के नॉलेज को इनहेंस कर पाएं। आंसर क्या हो गया? ये कैरेक्टर किनके हैं? द मिल ऑन द फ्लॉस के हैं। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर वॉज बॉर्न इन लंदन इन विच ईयर? आप आंसर देंगे एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। शॉर्ट नेम क्या है इनका? EM फॉस्टर, EM फॉस्टर। क्लियर? और इन्होंने एक नॉवेल लिखा, इनका एक नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया 1924 में। उस नॉवेल का भी नाम आपको बताना है, और वो जो भी नॉवेल है विच इंडियन सिटी, विच इंडियन सिटी को डिस्क्राइब करता है, ये भी आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले आप आंसर दें, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर वॉज बॉर्न इन लंदन इन विच ईयर? कब पैदा हुए? तो आपका आंसर है 1879। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। EM फोस्टर साहब एक नॉवेल लिखे जिसका पब्लिशिंग ईयर 1924 है। उस नॉवेल का नेम क्या है? अ पैसेज टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अ पैसेज टू इंडिया इस नॉवेल का नाम है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप जवाब दोगे तो आपके जहन में रहेगा। और पैसेज टू इंडिया विच इंडियन सिटी, किस इंडियन सिटी को डिस्क्राइब कर रहा है? चंद्रपुर। इन विच स्टेट, किस स्टेट में है? भारत के किस राज्य में है चंद्रपुर? आपका जवाब बिल्कुल क्लियर है, आप बताएं किस राज्य में है चंद्रपुर? बोलिए, इन विच स्टेट, किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद आ गया और गूगल पे जाके, विकिपीडिया पे EM फोस्टर के बारे में और पैसेज टू इंडिया के बारे में, या EM फोस्टर साहब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उन सभी के बारे में आप पढ़िए, और लगातार TRE 4.0 तक आप ऐसे करते रहें। लिटरेचर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, और जो लिटरेचर आपको अभी टफ लग रहा है बहुत आसान लगेगा। लिटरेचर को आप नचाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट वाइफ ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। अब अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात कर रहे हैं, तो पहले इनकी बात कर लेंगे, और इनकी वाइफ का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का मिडिल नेम की अगर बात करेंगे तो अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे नाम हुआ। ये अमेरिकन राइटर हुए, अमेरिकन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, ये अमेरिकन राइटर हुए आपके अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। पैदा कब हुए? 1899 में। इन्हें नोबेल प्राइज मिला इन विच ईयर? आपको बताना है। ये नोबेल प्राइज विनर हैं। कब मिला, किस ईयर में मिला अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे को नोबेल प्राइज? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लियर? और क्वेश्चन है कि द फर्स्ट वाइफ ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज, इनकी पहली वाइफ का क्या नाम है? हेडली रिचर्डसन, हेडली रिचर्डसन। और हेडली रिचर्डसन का मिडिल नेम क्या है? हेडली एलिजाबेथ रिचर्डसन, है ना, एलिजाबेथ। इनका फुल नेम में एलिजाबेथ वर्ड आप लगा देंगे तो कंप्लीट नेम हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही है। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे अमेरिकन राइटर है, 1899 में पैदा हुए। नोबेल प्राइज कब मिला? 1953 में या 1954 में? 1954 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9। डैश डाइड ऑन मार्च 21, 2013 इन मैसाचुसेट्स USA। यानी 21 मार्च 2013 को किस राइटर की डेथ हुई? चिनुआ अचीबे, RK नारायण, अरुंधति रॉय। अब देखिए,
चिनुआ अचेबे अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है जो जिनकी डेट 2013 में हुई। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। और लास्ट वीक में इनके बारे में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस किए हैं और इनको जाके गूगल पे, विकिपीडिया पे आपको पढ़ना है। आर के नारायण का मैं फुल नेम पूछना चाहूंगा, आप कमेंट करके बताओ आर के नारायण का फुल नेम क्या है। और अरुंधति रॉय का फुल नेम मैं ही बता देता हूं। आर के नारायण आप बताएंगे कमेंट करके। अरुंधति का है सुजेना अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय है ना। और बहुत ही इंडियन राइटर्स की बात करेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स है ना, ये आपको ध्यान में रखना, अरुंधति रॉय। आर के नारायण का फुल नेम क्या है ये आप कमेंट करके बताओ, मैं लिख रहा हूं यहां पे। आइए, आर के नारायण का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। रसीपुरम कृष्णन स्वामी, पूरम लिखे हैं, अय्यर नारायण स्वामी है ना। आइए, ये इनका फुल नेम है, आपको ध्यान में रखना है। आंसर आपका हुआ ए फॉर आगरा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ एरिक आर्थर ब्लेयर्स मदर। एरिक आर्थर ब्लेयर की माताजी का नाम क्या है। एरिक आर्थर ब्लेयर के एक और नाम है, क्या नाम है, जॉर्ज ऑरवेल। इनके बारे में भी बहुत बात हम कर चुके हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे है ना। जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। कब पैदा हुए, 1903। अब ब्रिटिश राइटर कहने का मतलब भारत तभी गुलाम था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया कह रहे हैं। 1903 में पैदा हुए। कहां पर भैया, तो बिहार में एक जगह है मोतिहारी, वहीं पे पैदा हुए। उसके बाद इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए। जॉर्ज ऑरवेल साहब जो अपना नाम लिखे ऑरवेल, किस चीज से इंस्पायर होके, तो एक नदी है रिवर ऑरवेल, उससे इंस्पायर होके, यानी वो नाम उनको पसंद था। एरिक आर्थर ब्लेयर, जॉर्ज ऑरवेल। अब आइए, इनकी माताजी का क्या नाम है, हिल्डा मैबेल, सारा हटचिंसन या इडा मावेल लिमोजिन। क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका है सी फॉर कनाडा, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड जोसेफ कॉनरेड डाई। जोसेफ कॉनरेड की मृत्यु कब हुई। जोसेफ कॉनरेड के बारे में बता चुके हैं कि ये बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं, लेकिन अंटिल हिज 20s, यानी अपने 20 से 30 साल के एज तक भी ये इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, और बाद में इन्होंने बहुत सारा नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी वगैरह सब लिखने का काम किया। पीडीएफ नहीं आता है, पीडीएफ जाएगा। 2-3 दिन से हमारे टेक्निकल टीम जो है थोड़ा इंग्लिश कहीं ना कहीं काम पे थे, इसीलिए आज से आपका ये पीडीएफ जाएगा, सारा चला जाएगा, डोंट वरी। जोसेफ कॉनरेड साइड डाई कब हुए, इनकी मृत्यु कब हुई, आप लोग फटाफट टकाटक बताइए, आंसर क्या होना चाहिए। 1924, 1925, 1926। द करेक्ट आंसर इज 1924। 12 में क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द नॉवेल समेला। शमेला एक नॉवेल का नाम है और ये पब्लिश कब हुआ, 1741 में। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है, कौन सा, पमेला, जो 40 में पब्लिश हुआ, 1740 में, सैमुअल रिचर्डसन, जो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े। समेला पब्लिश हुआ 1741 में। हेनरी फील्डिंग, डैनियल डिफो, सैमुअल रिचर्डसन। भाई हेनरी फील्डिंग लिखने का काम किए हैं, सैमुअल रिचर्डसन ने क्या लिखा है, पमेला, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और डैनियल डिफो का भी एक नॉवेल है, क्या नाम है उसका, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ये कब पब्लिश हुआ, मैं 2-3 बार बता चुका हूं, आपको बताना है आज। रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डिफो की एक नॉवेल है, इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड। किस ईयर में इसे पब्लिश किया गया। आंसर आपका यहां पर ए होगा कि समेला के राइटर हेनरी फील्डिंग है। रॉबिन्सन क्रूसो जो कि एक नॉवेल है,
इसको कब पब्लिश किया गया, किस ईयर में पब्लिश किया गया, ये आपको बताना है कमेंट करके। फटाफट बताएं आप लोग। और जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है, लाइक तो करना पड़ेगा, है ना। जितने बच्चे फटाफट देख रहे हो फटाफट टकाटक अंदाज में लाइक दबा दीजिए। रॉबिन्सन क्रूसो 1741 में पब्लिश हुआ या 1719 में? बुलबुल आपने 1741 लिखा है, एक बार चेक करो 1741 या 1719। क्लियर, एक बार चेक कीजिए आप। आइए 13, वेयर इज द नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक नॉवेल हुआ जिसके राइटर कौन? थॉमस हार्डी साहब, थॉमस हार्डी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और ये पब्लिश कब हुआ? 1874, यही ना है जी? सर वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। ओके चलिए, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी साहब। बोला गया कि वेयर इज द नॉवेल, कहां लिखा गया इस नॉवेल को। अब ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो पब्लिशिंग ईयर क्या है, किन्होंने लिखा, फिक्शनल कैरेक्टर क्या क्या है उनमें। अब ये बोला जा रहा है कहां लिखा गया, किस जगह पे बैठ के, है ना। तो भैया ये लिखा गया थॉमस हार्डी साहब अपने ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए थे, जहां इनका गांव है इंग्लैंड में, लंदन में, वहां पर। और उसका नाम है वेसेक्स इन रूरल साउथ वेस्ट इंग्लैंड। यहां बैठकर इन्होंने लिखने का काम किया था। अब क्वेश्चन को देखो कैसे घुमाया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि गूगल पे, विकिपीडिया पे जाके आपको पढ़ना है। पढ़ने से क्या होता है, आप हर एक चीज जानते हैं, कब पब्लिश हुआ, कहां लिखा गया, थीम क्या है ना, ये सब जानना है। फोर्थ नॉवेल ऑफ हार्डी, वेरी गुड, हाँ फोर्थ नॉवेल है इनका। बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। थॉमस हार्डी साहब का ये फोर्थ नॉवेल है, इससे पहले 3 ये लिख चुके थे। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसलिए विकिपीडिया जो मैं बोलता हूं ना, उस पर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। D.H. लॉरेंस डाइड इन, डेविड हॉवर्ड लॉरेंस, डेविड हॉवर्ड लॉरेंस, इनकी डेथ कब हुई? क्या लिखा हुआ है, डेथ कब हुई? 1930। किस ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। और D.H. लॉरेंस और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों का एक वर्क है, एक D.H. लॉरेंस का नॉवेल है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। क्या नाम है ये आप बताएंगे। अगर मैं बात करूं D.H. लॉरेंस और विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम लिखे, एक कविता इन्होंने लिखा, इन्होंने एक नॉवेल लिखा। दोनों का सेम नेम है, लेकिन जब पोएम की बात आती है तो राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाते हैं, जब नॉवेल की बात आती है राइटर नॉवेलिस्ट आपके D.H. लॉरेंस साहब हो जाते हैं। क्या नाम है? द रेनबो, वेरी गुड, द रेनबो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, ऊपर वाला आपको जरूर सफल बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आंसर आपका हो गया 1930। 15, विंस्टन स्मिथ इज अ कैरेक्टर इन द नॉवेल बाय ऑरवेल। ऑरवेल मींस जॉर्ज ऑरवेल। बोला गया विंस्टन स्मिथ एक कैरेक्टर है जॉर्ज ऑरवेल साहब के किस नॉवेल से? ऑरवेल मींस जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल। क्या नाम है इनका एक और? जॉर्ज ऑरवेल। आप भी परेशान हो गए सर, एक ही बात को क्या बार बार पूछते हो, पूछना पड़ेगा। एरिक अर्थर ब्लेयर, एरिक अर्थर ब्लेयर के बारे में क्या नाम है ये? आउट इन पेरिस एंड लंदन, एनिमल फार्म, 1984। भैया विंस्टन स्मिथ एक कैरेक्टर हैं, किस नॉवेल से ये आप हमें बताइए। एनिमल फार्म 1984, क्या होगा आंसर? बोलो, इनका आंसर क्या होना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? एनिमल, सॉरी 1984। 1984 एक नॉवेल है जो पब्लिश हुआ 1945 में या 49 में? 1949 में, है ना, 1949 में।
एनिमल फार्म पब्लिश हुआ 1945 में। आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये आपको बताना है कि इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है। बोलो, बोलिए। ये जो आपका आउट इन पेरिस एंड लंदन, तीनों के राइटर एरिक आर्थर ब्लेयर हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं। इसको पब्लिश कब किया गया, ये ईयर आप बताएंगे। हाँ, 1949 है और एनिमल फार्म 1945 है। बताइए, आउट इन पेरिस एंड लंदन, इन विच ईयर इट वाज पब्लिश्ड। फटाफट टकाटक बताओ, किस ईयर में इसे पब्लिश किया गया है, बताइए। बुलबुल 1933, वेरी गुड। और ये इनका पहला वर्क भी है, ये भी ध्यान में रखना है। सॉरी। अब आइए यहां पैसेज की बात करेंगे। आज का पैसेज भी यहीं से लिख दिया, कल से आपको पूरे स्लाइड पे पैसेज मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई भी देगा, आप पढ़ेंगे भी। आइए क्या लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में बोल रहा है। एवरीवन एक्सपेक्टेड मैरी जॉफरिश टू विन फॉर हर रिट्रो। रिट्रो का मतलब होता है पास्ट, रेट्रो वर्ड का मीनिंग होता है पास्ट, रिवाइवल। री मतलब अगेन और वाइव, रिवाइव करना, फिर से किसी भी चीज में जान डालना, जान फूकना, जीवित करना, जिंदा करना। रिवाइवल टेक्निकलर क्लोथ्स इन लाला लैंड, द इवेंचुअल विनर। इवेंचुअल मतलब अल्टीमेट जो अंततः पाया। कॉलिन एटवुड फॉर फैंटास्टिक बेट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। Seemed surprised too, but as other awards began to slip away यानी छूट जाना from the well-reviewed musical. A theme could be teased. एक टीज का मतलब क्या होता है, किसी को एंजॉय करना, किसी को परेशान करना। Teased out. What are fantastic beasts if not a plea for equal treatment of people, magical or otherwise? Then arrival of film about the inherent मतलब जो इन्नेट है, जो आपके अंदर है, जो इनबिल्ट है, जो नेचुरल है। इनहेरेंट बिनाइनिटी का मतलब होता है जनरस होना, उदार होना। ऑफ एलियंस, एलियन मतलब जो आपसे डिफरेंट है, जो आपसे अलग हैं। रेड इमिग्रांट्स। वन फॉर बेस्ट साउंड एडिटिंग। हैक्सॉ रीच, ये किन्हीं का नाम है। विच इज इन वे एन एंटीगन्स मूवी का नाम। वन इन टू कैटेगरीज, फैंसीज अबाउट एन अफ्रीकन अमेरिकन फादर हु फियर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भर भर के आपने सुना होगा। रंग भेद नीति के बारे में बात करते हैं, यानी स्किन के कलर के बेसिस पे भेदभाव करना लोगों से। डिस्क्रिमिनेशन टुक होम द ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड वगैरह दिया गया, ऑस्कर। अर्लियर मूनलाइट फीचरिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ब्लैक एंड गे। दो कम्युनिटी की बात कर रहे, एक ब्लैक और गे कम्युनिटी की बात कर रहे। वन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। दिस टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ दोज ईयर्स द ऑस्कर वोटर्स वाज अंडर एस्टिमेटेड। कुछ समय के बाद ऑस्कर के जो वोटर हैं उसको अंडर एस्टिमेट भी किया गया। एज अ मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वोटर्स जो था वो एक्टर लोगों का ही था। देयर वाज द टेंडेंसी टू थिंक they had reward La La Land a celebration of creation. The heroine wants to make a movie, जो हीरोइन है मूवी बनाना चाहती है। The hero wants to make jazz. जैज एक म्यूजिक का टाइप है, जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक बोलते हो, हिप हॉप बोलते हो, उसी टाइप का एक म्यूजिक का टाइप है। It looked like the year of the artist all over again. ये सब चीज देखा गया। Colin Atwood on which award? उन्हें कौन सा अवार्ड मिला, ये बोला गया है। Best supporting actor for Fantastic Beasts and Where to Find Them. Best consume design of for Fantastic Beasts and Where to Find Them. इस चीज के लिए उन्हें अवार्ड मिला। और बेस्ट कंज्यूम डिजाइन फॉर ला 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 लैंड, नहीं, उसके लिए ऑप्शन बी होगा। What does the lead female actor in lead female actor, यानी हीरोइन की बात कर रहे हैं। फीमेल एक्टर बोल दिया हीरोइन, मेल एक्टर बोला जाएगा तो हीरो की बात करेंगे। इन ला 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 लैंड वांट टू डू, क्या बनाना चाह रही थी हीरोइन? मेक मूवीज, मेक मैजिक, मेक जज। ये तो मूवी बनाना चाह रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज इज अबाउट काइंडनेस ऑफ अलायंस? कौन सा ऐसा मूवी है जो
काइंडनेस ऑफ एलियंस, यानी बिनाइनिटी वर्ड आप पढ़े थे, दया की भावना, करुणा की भावना, जेनरॉसिटी की भावना, उदारता की भावना, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं? अराइवल के बारे में, मूनलाइट के बारे में और हैक्सॉ रिज के बारे में। किस मूवी में काइंडनेस के बारे में बात किया गया है? करेक्ट आंसर आप मुझे देंगे 1618 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अराइवल या मूनलाइट या हैक्सॉ रिज, क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? आई थिंक एक ही बात की गई थी, आप लोग देख के बताओ मेरे को क्या होना चाहिए। Why was it assumed, क्यों इसे एज्यूम किया गया दैट ला ला लैंड वुड विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स? इस क्यों ला ला लैंड जो है बहुत सारा अवार्ड जीता? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स, बिकॉज इट इज अ रिट्रो रिवाइवल टेक्निकलर मूवी, बिकॉज द मूवी सेलिब्रेट्स क्रिएशन। ये बोला गया कि मेजोरिटी जो है वोटर्स का, इसीलिए उसका थोड़ा सा उसको अंडर एस्टिमेट भी किया गया था। सर क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब जाना पड़ेगा, बैक जाएंगे तो करेंगे, लास्ट में करेंगे शेख साहब, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन ए, आप वेट करें, जो लास्ट में मैं पूछता हूं, किसी को अगर कुछ डाउट है तो लास्ट में डील करते हैं उसको। विच मूवी फॉर श्योर 1 to 2 अवार्ड्स? किस मूवी को 2 अवार्ड्स मिला? फेंसेस को, हैक्सॉ रिज को, अराइवल को? आप बताइए किस मूवी को 2 अवार्ड्स मिला? फटाफट टकाटक अंदाज में आपको बताना है, बयां करना है। तब तक मैं पानी पीता हूं। बोलिए, विच मूवी फॉर श्योर वॉन 2 अवार्ड्स? कितने अवार्ड्स मिले किसको? अराइवल को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ये आपका है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, हालांकि ये टीआरई के एग्जाम में देखने को अभी तक तो नहीं मिला है, आगे दिखाई दे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए एक क्लोज टेस्ट हम डेली सॉल्व करते हैं कि क्या पता बीपीएससी अगर पूछ दिया और आप पढ़ के अगर नहीं गए, तो मैं चाहता हूं मेरे से जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं इंग्लिश की ओवरऑल प्रिपरेशन करके वो एग्जाम में बैठे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आइए यहां पे, द मेजर डैश ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल रूरल बैंक्स। और जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे, आप कंप्लीट पैसेज को रीड करेंगे। The major dash of establishing regional rural banks is to develop the rural economy by providing credit and other dash for agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर की बात करनी पड़ेगी, है ना, सबसे पहले। उसके बाद कॉमर्स की बात की है, इंडस्ट्री की बात की है, और जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है रूरल एरियाज में, उसके बारे में बातचीत यहां तक की गई। टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो ऐसे मजदूर जो कृषि से संबंधित किसी भी काम में, फार्मिंग में लगे रहते हैं। आर्टिसंस, आर्टिसंस मतलब वही होता है जो कलाकार, जैसे कुम्हार की बात कर लीजिए, टोकरी बनाने वालों की बात कर लीजिए, है ना, उनकी बात कर रहे। एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर, छोटे मोटे उद्यमी जो व्यापारी हैं। एंड आरआरबी इज स्पॉन्सर्ड बाय अ कमर्शियल बैंक, आरआरबी ने स्पॉन्सर किया है, स्पॉन्सर किया गया आरआरबी को एक कमर्शियल बैंक के द्वारा। फॉर दिस पर्पस द स्पॉन्सर बैंक रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इशूज अ नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग द डैश स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला गया कि स्पॉन्सर बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, है ना, सेंट्रल, कि इशू किया जाए, जो इशू करता है एक नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टिंग के बाद, और किसको इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट को। नॉर्मली एन आरआरबी कवर्स वन डिस्ट्रिक्ट बट इट इज ऑल्सो परमिटेड टू ओपन इट्स ब्रांचेज इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। हालांकि एक ब्रांच एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, बट इसके ब्रांच को बढ़ाया जाएगा, ऐसा बोला गया। सो फार द मैक्सिमम डैश हैज बीन 8 डिस्ट्रिक्ट्स एज इन द केस ऑफ मणिपुर रीजनल रूरल बैंक। मणिपुर स्टेट की बात कर रहे हैं, है ना, मणिपुर इंपाल नॉर्थ ईस्ट आपका एक स्टेट है। रीजनल रूरल बैंक विच कवर्स द इंटायर स्टेट ऑफ मणिपुर, जो कि पूरे मणिपुर को कवर करेगा, ये यहां पर बोला गया। अब आइए यहां पे, द मेजर डैश ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल रूरल बैंक इज टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर डैश फॉर एग्रीकल्चर। द मेजर थीम, द मेजर आइडियाज, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। थीम का मतलब क्या होता है? कोई भी डिजाइन क्या कहना चाह रहा है, आइडिया, विचार। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस, तो इसका पर्पस है ना, कोई भी कैंपेन जो होता है, मुहिम चलाई जाती है, तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है। तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। शुक्रिया, एक ऐसे बोले आप,
ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं ना, कि द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग रीजनल रूरल बैंक इज टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि डेवलप करना है रूरल इकोनॉमी को, बढ़ाना है उसको, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर डैश फॉर एग्रीकल्चर, है ना। अब आइए यहां पे, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर डैश, अदर फैसिलिटीज, अदर आइटम, अदर गुड्स। वहां पे आप फैसिलिटी देंगे, लोगों को सुविधा देंगे ताकि काम आसानी से हो सके। आइडियाज कैसे होगा? प्रज्ञा, आइडिया नॉर्मल होता है, विचार किसी भी इंसान का विचार हो सकता है, कुछ किसी भी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है ना। तो यहां पर फैसिलिटीज की बात करेंगे। अब आइए यहां पे, बोला प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज, डैश टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। क्या बोला गया? अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज डैश टू द स्मॉल। अब यहां पे डैश टू द स्मॉल की बात कर रहे हैं, क्लियरली, सर्टेनली, पर्टिकुलरली। अब बात को क्या किया गया, देखिए यहां तक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की बात की गई। अब बोल रहा है अदर एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज डैश टू द स्मॉल मार्जिनल। अब बात को वो नैरो कर रहा है, बोल रहा है सिर्फ इन चीजों के लिए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए और छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए, यानी खास तौर पे यहां पर बात को नैरो किया गया है। तो क्लियरली नहीं, सर्टेनली नहीं, पर्टिकुलरली इन लोगों के बारे में खास तौर पे। हितेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, लेट ना करें, 11 बजे सेशन स्टार्ट होता है भाई। तो यहां पर वर्ड आएगा पर्टिकुलरली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। एंड RRB is sponsored by a commercial bank. For this purpose, the sponsor bank requests the central government, which issues a notification after consulting the state government. अब यहां क्या होना चाहिए? The neighboring, concerned, related. अब यहां पर neighboring वर्ड आएगा, concerned आएगा, related आएगा। अब किस सेंस में आप बात कर रहे हैं, आओ फिर से पढ़ते हैं इसको। Which issues a notification after consulting the dash state government. अब द डैश स्टेट गवर्नमेंट क्या होना चाहिए? किस गवर्नमेंट की यहां पर बात करेंगे, किस स्टेट गवर्नमेंट की? नेबरिंग, कंसर्न्ड, रिलेटेड, क्या आंसर होना चाहिए ये आपको बताना है। बताइए, पानी पीता हूं मैं। द कंसर्न, यानी जिस स्टेट की बात कर रहे हैं पहले आप उसकी बात करेंगे, है ना, जिसपे, और मणिपुर का वहां पे नाम दिया गया है, आप देख लें यहां पे, है ना, बात को डेफिनेट कर रहे। गवर्नमेंट नॉर्मली एन RRB कवर्स वन डिस्ट्रिक्ट बट इट इज ऑल्सो परमिटेड टू ओपन इट्स ब्रांचेस इन अनदर डिस्ट्रिक्ट्स। सो फार द मैक्सिमम डैश हैज बीन 8 डिस्ट्रिक्ट्स। द मैक्सिमम डैश, मैक्सिमम एवरेज, इनक्लोजर, कवरेज, कवरिंग करने की बात कर रहे हैं ना, इतने एरिया को कवर करता है, ठीक है। द कवरेज, आइए देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम कवरेज हैज बीन 8 डिस्ट्रिक्ट्स एज इन द केस ऑफ मणिपुर रीजनल रूरल बैंक विच कवर्स द इंटायर स्टेट ऑफ मणिपुर। आप समझ गए होंगे, 24 to 25। क्लियर है मामला? मधु कुमारी सर TRE 4 में सेलेक्ट होंगे नहीं? बिल्कुल हो गए, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, क्यों नहीं? नेगेटिव तो होना ही नहीं है, कभी कभी भी नेगेटिव नहीं होना, है ना। पॉजिटिव सोचा कीजिए, नेगेटिव सोच के क्या करेंगे आप? बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और अभी सिलेक्शन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, अभी पढ़ने के बारे में सोचना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, आप जानोगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, आपका सिलेक्शन होगा। तो सिर्फ रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, काम करते हुए सोचना है, काम करते रहना है। और काम के वक्त अगर आप परिणाम के बारे में सोचेंगे तो परिणाम कभी भी नहीं निकल के आएगा। इसीलिए काम के वक्त सिर्फ काम कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए। हम नहीं, भगवान कृष्ण बोले हैं। आइए यहां पे सिनोनिम, द वर्ड इज पैरिलस। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कोई सा भी वर्ड आप पढ़ें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए, और दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके अंत में OUS है तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है एडजेक्टिव।
पेरिलस वर्ड का जो कोनोटेशन है, जो एटीट्यूड है, ये वर्ड अपने आप में होता है नेगेटिव, और इस वर्ड का मीनिंग होता है डेंजरस, जो चीज खतरनाक है। डेंजरस बोलिए, डेट्रीमेंटल बोलिए, जो चीज बहुत ही खतरनाक है, या हैजार्डस बोलिए, HAZARDOUS, या एक वर्ड और आता है इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, खतरनाक के सेंस में। और ये सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव हैं, और हर एक वर्ड आपका एडजेक्टिव है। OUS या AL किसी भी वर्ड के अंत में होगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होता है। हैजार्डस यहां पे लिखा हुआ है, और आपने ढेर सारा वर्ड यहां पे लिखा है, सारे वर्ड हैजार्डस के सिनोनिमस सिमिलर मीनिंग है। रिगरस का मतलब क्या होता है? रिगरस का मतलब होता है जो चीज बहुत ही हठी है, बड़ा ही जिद्दी टाइप का है ना। रिगरस और रिजिलियंट, ये दोनों वर्ड जो है सिनोनिमस वर्ड के तौर पे चल सकते हैं। इस दोनों वर्ड का मीनिंग होता है जो इंसान बहुत ही डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, दृढ़ इच्छा रखने वाला हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस सेंस में जब आप बात करते हैं तो उसको बोला जाएगा रिजिलियंट वर्ड बोला जाता है। स्ट्रांग या डेडिकेटेड, इसी को बोलते हैं डिवोटेड, जो बड़ा ही समर्पित टाइप का इंसान है। पैशनेट, इंसान काफी जुनूनी है, उस सेंस में बात करेंगे। और इस वर्ड के लास्ट में भी OUS है, और रिजिलियंट ENT भी लगा हुआ है। और एडजेक्टिव के लिए क्या क्या सफिक्स आज आपने देखा, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके अंत में OUS हो, या वर्ड के अंत में AL हो, या फिर ENT लगा रहे, या ANT लगा रहे, ये चारों सफिक्स हैं, अगर किसी भी वर्ड के अंत में दिखेंगे तो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। करेक्ट आंसर आपका A फॉर आगरा हुआ है। क्या लिखा है मधु? आई एम करते करते। जूली कुमारी गुड मॉर्निंग। जूली बहुत दिन के बाद दिख रहे हो आप, क्यों? पहले तो आप आते थे सेशन में, अभी क्यों? मधु आपने क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पाया। आई एम एग्जाम देते देते क्या लिखा है आपने? आइए यहां पे, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट वर्ड है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इस वर्ड का हो जाएगा वर्ब। और एक्सिलरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, रेगुलर आना है। जूली, एक्सिलरेट का मतलब होता है स्पीड अप, यानी आप स्पीड को बढ़ाइए, अपनी गति को बढ़ाइए, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाइए। TRE3 के बाद, हाँ आइए। तो एक्सिलरेट मतलब हो गया बढ़ाना। अब इसके लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़ाने के लिए? एक वर्ड होता है एग्रेंडाइज, AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज वर्ड बढ़ाने के लिए। अगमेंट, AUGMENT, अगमेंट बढ़ाने के लिए। और एक वर्ड होता है ए से ही एम्पलीफाई, AMPLIFY, एम्पलीफाई भी बढ़ाने के सेंस में यूज करते हैं। डिले का मतलब क्या होता है? देर कर जाना, डिले मतलब लेट। और एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट आपका वर्ब है, प्रोक्रास्टिनेशन ये आपका नाउन हो जाएगा। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कीजिए, बट पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अब यहां पर वर्ड आइए क्विकन। क्विकन वर्ड जो है ये भी आपका वर्ब है, और ये निकला कहां से है? क्विक से निकला है। और क्विक का मतलब क्या होता है? फास्ट। इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं स्विफ्ट, है ना, या फास्ट वर्ड भी इस्तेमाल होता है। और एक वर्ड आपका है रैपिड, रैपिड फायर सुना होगा, और इसी रैपिड से आपको मिल जाता है रैपिडो। कहीं जाने के लिए बाइक को आप रिजर्व करते हैं और तुरंत फटाफट पहुंच जाते हैं, रैपिडो। क्विक एंड फास्ट एंड। डिमिनिश वर्ड का मीनिंग कल रात में भी डिमिनिश वर्ड आया था। डिमिनिश यानी लेवल को डाउन करना, यानी डिक्रीज करने के सेंस में होगा डिमिनिश वर्ड का इस्तेमाल। और एक वर्ड और वेन वी वर्ड पढ़ाए थे कल रात में, और एक वर्ड और पढ़ाया था ABAT, एक वर्ड और पढ़ा देता हूं EWB, और एक वर्ड और पढ़ा देता हूं dwindle, DWINDLE, घटने के सेंस में, जब लेवल आपका डाउन हो। तो एक्सिलरेट होता है बढ़ाना, डिमिनिश होता है घटना। राइट ऑप्शन C फॉर कैनेडा। और हर एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है आपका। काम करते करते थक गए हैं सर, कोई बात नहीं, थकना मना है ना, जिंदगी है एक रास्ता, जो थम गया तो कुछ नहीं, है ना। लाइफ में कभी थके नहीं, थकना तो है ही नहीं, काम करते जाइए करते जाइए करते जाइए। क्लियर? मतलब काम करते करते प्राण को त्याग देना है, लेकिन थकना नहीं है, या तो हो जाएगा या काम करते करते निपट जाएंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए आप सभी का, ना डरना है ना थकना है, इस बात का ध्यान रहे। फ्री रहिए जिंदगी में। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैथमेटिशियन MATHE होना चाहिए।
और MATICIAN होना चाहिए, मैथमेटिशियन। एस्टेटिस्टिशियन बिल्कुल सही है। डाइटिशियन ये भी सही है। राइट ऑप्शन, एक मिनट, करेक्टली पूछा गया है, तब करेक्टली में ये कैसे होगा? MATHE होना चाहिए, करेक्टली में ये आपका नहीं होगा। एस्टेटिस्टिक सही है। डाइटिशियन, डाइट, तो बी और सी ऑप्शन आपका सही है ना, तो आंसर डी हो जाएगा, है ना। मैं इनकरेक्टली समझ के ये कर रहा था। वन वर्ड की बात करते हैं, आइए यहां पे। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, सब बने रहेंगे लास्ट तक, भागना नहीं है। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग एक दिन और आया था। मर्सी का मतलब होता है दया, काइंड। मर्सी मीन्स दया, काइंड। और किलिंग, जब आपको जिंदगी बदतर लगे, मौत बेहतर लगे, है ना, तो मर्सी किलिंग, यूथेनेशिया, है ना। हमारे इंडिया में अभी भी लीगल नहीं है, इलीगल माना जाता है, लेकिन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज है जहां यूथेनेशिया दे दिया जाता है, मर्सी किलिंग दे दी जाती है। राइट ऑप्शन भी होगा। सुसाइड का मतलब होता है सेल्फ किलिंग, जब खुद को कोई भी इंसान मार लेता है। और सेल्फ किलिंग तो होना ही नहीं चाहिए, जिंदगी जी के मरना है, खुद को खत्म नहीं करना है, चाहे जो हो, है ना। चलिए, और इमोलेशन के बारे में बताए थे, किसी भी चीज को डैमेज तो करना है आपको, बट कहां से? आग लगा के, फायर से, है ना। द एक्ट ऑफ डैमेजिंग समथिंग विद फायर, यानी आग लगा के किसी भी चीज को समाप्त करना, वो आपका इमोलेशन कहलाता है। करेक्ट आंसर भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, रफल समबडीज फीदर। रफल मीन्स होता है एनवाय या इरिटेट। एनवाय करना, इरिटेट करना, नाराज करना। गैम्बल, गैम्बलिंग, जुआ खेला जाता है ना। रसिका बुरा ना मान गई हो। चलिए, गैम्बल। एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्केप का मतलब होता है रन अवे, यानी जवाबदेही से दूर भाग जाना, रन अवे। और एनवाय समबडी, और एनवाय के लिए नाराज करना होता है। तो रफल समबडीज फिदर, यानी आपने किसी को छेड़ दिया है। आपका आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर कनाडा। थैंक यू वेरी मच। सर सौरभ जी, ठीक है सर, कल से डेली आएंगे, बिल्कुल डेली आना है सौरभ जी। और एक ही नाम, दिल दिमाग रूह हर एक जगह होना चाहिए, चौहान सर, ठीक है। आ जाओ यहां पे। 31, पीपल आर वेटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। अब देखिए, आर वांटिंग, सॉरी वांटिंग है, मैंने वेटिंग पढ़ दिया। अब वांट के साथ आईएनजी वगैरह नहीं लगता, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आर वांटिंग नहीं करेंगे, यहां पर होना चाहिए वांट्स, जो आपकी चाहत को बता रहा है, आपके डिजायर को बता रहा है। पीपल वांट्स टू सी द होम टीम विन गेम, लोग चाहते हैं जो उनकी टीम है वो मैच जीते। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर आगरा। मतलब लास्ट में बात करते हैं, सभी से बात करेंगे। एनवाय समबडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ 32, आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। मैंने हमेशा जब मुझे जरूरत पड़ी है अपने दोस्तों को गवाया है। कहने फॉल बैच, देखिए अब फॉल ओवर है, फॉल थ्रू है और फॉल बैक ऑन है। फॉल ओवर का मतलब होता है गिरावट आना, जब आप नीचे जाते हैं, ब्रिंग डाउन होना। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल होना, आप एग्जाम में सिचुएशन में फेल हो गए। और फॉल बैक ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, फॉल बैक ऑन, जिसका मीनिंग होता है डिपेंड होना। और जब अच्छे दोस्त आपको मिल जाएंगे, तो बोला गया जब भी जरूरत पड़ी है पुराने दोस्तों पे डिपेंड हुआ हूं, यानी भरोसा दिखा है। सी आंसर होना चाहिए, पॉजिटिव जाओ। डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? आई डोंट सस्पेक्ट सो। क्या तुम्हें याद है उसका फोन नंबर? और जब फोन नंबर याद है तो सस्पेक्ट, डाउट की बात तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप यहां पे डाउट खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या उसका फोन नंबर याद है? नो, याद नहीं है, आई डोंट, है ना। डोंट थिंक, राइट ऑप्शन ए फॉर आगरा। डोंट थिंकिंग नहीं, मेक थिंक की बात नहीं होगी। 34 वॉइस है, द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन। अब इलेक्टेड की बात करेंगे, V2 का मामला, V2 का मामला पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर है मामला। पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर V3, तो द बॉयज वर बिल्कुल नहीं, मोहन इज नहीं, मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज। राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड Gandhi ji faced many awkward situations when he was living in South Africa. He said, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में गया। गांधी जी फेस्ड यानी V2, ये भी पास्ट में गया।
मैनी ऑकवर्ड सिचुएशन व्हेन ही वाज लिविंग, और ही वाज लिविंग पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में है, अब चेंज करना है। ही सेड है तो ही सेज कैसे करोगे? प्रज्ञा नहीं, ए सी आंसर कौन दिया है? आशु प्रज्ञा, सॉरी। ए आंसर कैसे दे रहे हैं आप? सेड है, यहां सेज है, कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ही टोल्ड, भाई टोल्ड का इस्तेमाल होता है तब जब ऑब्जेक्ट चाहिए। ही टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट होना चाहिए वहां पे। रसिका कैसे कर रहे गलती? ही टोल्ड मी, ही सेड दैट, ठीक है। गांधी जी हैड फेस्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, हैड फेस्ड मैनी ऑकवर्ड सिचुएशंस व्हेन ही वाज लिविंग। कैसे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में है, चेंज करेंगे, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, हैड बीन भी था, हैड बीन बिफोर, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, चेंज करना है पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हैड बीन बिफोर होता है। यहां पर वाज लिविंग रखा, नहीं होगा ई, जबकि आंसर की में आंसर सी दिया हुआ है, गलत है, वो आंसर ई होगा। क्या होगा? ई होगा, ध्यान रखिए। और इसी तरीके से बीपीएससी आपसे गलती करवाता है ना, और आप गलती करते हो, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गिवन बिलो यूजेज अ प्लूरल वर्ब? किस केस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो है प्लूरल आएगा? टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय यूजिंग द वर्ड एंड, दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट कर दोगे, वर्ब आपका होगा प्लूरल। राहुल एंड राम आर प्लेइंग, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ड्स सच एज विद, एज वेल एज आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स इन अ सिंगुलर, बिल्कुल नहीं। अगर आप इन सारे से जोड़ेंगे दो सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो इनसे जुड़ने के बाद पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, है ना। राम एज वेल एज श्याम, तो राम के अकॉर्डिंग, राम सिंगुलर है तो कैसे आपका आ जाएगा प्लूरल वर्ब। टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड और, ईदर और, नीदर नॉर, इन सभी के साथ दो सब्जेक्ट कनेक्ट होता है वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग, और बाद वाला भी अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल कैसे आएगा? ईदर ही और हिज फ्रेंड, सिंगुलर, तो आपका वर्ब सिंगुलर ही रहना चाहिए। तो भैया इस दोनों केस में प्लूरल नहीं चलेगा। पंक्चुएशन के क्वेश्चंस, विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड? ओमिशन कहने का मतलब जब आप आगे बढ़ते हैं, बात को रोकते हैं। जैसे मैंने बोला, आई टीच मोहन, सोहन एंड अंकित, मैं पढ़ाता हूं मोहन को, सोहन को, अंकित को। अब मोहन, सोहन, अंकित बोला, बीच में पॉज ले रहे, मोहन कामा सोहन एंड अंकित, तो ये आपका कामा कंजंक्शन है, ये आपका एंड कंजंक्शन है, बात को रोक रहे। तो कॉलोन नहीं, कॉलोन का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेमी कॉलोन का इस्तेमाल होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, और कामा का इस्तेमाल पॉज लेने के लिए। ओमिशन ऑफ अ वर्ड, राइट ऑप्शन सी, सी फॉर कैनेडा। पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म्स। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन दिस सेंटेंस। आई एम अ क्लाउड, मैं एक बादल हूं, मतलब मैं हमेशा एक बादल की तरह हूं, हर एक जगह छाया हूं, है ना। आप बादल नहीं हैं, बट आप अपना कंपैरिजन क्लाउड से कर रहे हैं, और उस कंपैरिजन में एज और लाइक वर्ड भी नहीं है। एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन जो आपका है, यहां पर कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करेगा, बट और एजोनेंस में वॉवेल पढ़ाएंगे आगे। मेटाफर कंपैरिजन है, एज और लाइक वर्ड नहीं होगा। सिमिली में कंपैरिजन होता है, बट यहां पर आप एज या लाइक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, आई एम लाइक अ क्लाउड, आई एम लाइक अ क्लाउड, तो क्या हो जाता? इट विल बी सिमिली, बट ओवर हियर आई एम अ क्लाउड, द करेक्ट आंसर इज मेटाफर, राइट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही कन्फाइडेड डैश मी। कन्फाइड, अब आइए इस वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आता है FID, फिड, और फीड का मतलब होता है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा, और यहां से ढेर सारे वर्ड बनते हैं। एक वर्ड हुआ आपका कन्फाइड, कॉन्फाइड, फिट लगा हुआ है ट्रस्ट, कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर, जब आपका भरोसा आपके साथ हो, कन्फाइड। यहीं से आपका वर्ड आया कॉन्फिडेंट, यहीं से आपका वर्ड आया कॉन्फिडेंस, ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं। यहीं से आपका वर्ड दिखेगा कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेसी मेंटेन करना। कन्फाइड वर्ब है भरोसा करना,
कॉन्फिडेंट ईएनटी लगा हुआ है, वर्ड आपका होगा एडजेक्टिव। और कॉन्फिडेंस ईएनसी एएनसी किसी भी वर्ड के अंत में हो, वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भरोसे के सेंस में। कन्फाइड वर्ब है, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं कन्फाइड इन, ध्यान रखना है कन्फाइड इन। और कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, इसके साथ इस्तेमाल करते हैं ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, आई कन्फाइड इन यू, मुझे आप पे भरोसा है, आई बिलीव इन यू, है ना, बिलीव इन यू, आप पे भरोसा है, कन्फाइड इन यू। बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, कन्फाइड इन होता है, कन्फाइड वर्ब है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्फिडेंशियल वो एडजेक्टिव हो जाएगा, उसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, यानी सीक्रेसी, प्रिवेसी, जिसको आप प्राइवेसी बोलते हो, प्राइवेसी नहीं होता प्रिवेसी होता है, यानी बात की गोपनीयता को बना के रखा जाए, उस सेंस में बात करते हैं। तो कन्फाइड इन के साथ जाएंगे, बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर माना जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फ्रेजल वर्ब, he didn't lend me the newspaper because he was going dash, उसने मुझे न्यूज़पेपर नहीं दिया, because he was going dash, वह उसे क्या कर रहा था। अब go over का मतलब होता है look over, और look over का मतलब होता है किसी भी चीज को टेस्ट करना या एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना, स्क्रूटिनाइज, SCRUTI, स्क्रूटिनाइज, जांच पड़ताल परीक्षण करना, है ना, उस सेंस में बात करते हैं किसके, लुक ओवर, गो ओवर, एग्जामिन, स्क्रूटिनाइज के बारे में। गो थ्रू का मतलब होता है स्टडी करना, है ना, ऑल ऑफ यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, मतलब आप इस समय पढ़ रहे हैं। गो थ्रू मतलब स्टडी करना, पढ़ाई लिखाई करना। और गो अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी भी चीज की शुरुआत आप कर रहे हैं, किसी भी चीज को बिगिन कर रहे, किसी भी चीज को कमेंस कर रहे, कमेंस शुरुआत करना, गो अबाउट। और एक वर्ड शुरुआत के लिए आता है एम्बार्क, EMBARK, और एम्बार्क के साथ प्रेपोजिशन आपका होता है ऑन, जरूर याद रखेंगे, एम्बार्क ऑन, गो अबाउट मीनिंग बिगिन करना, कमेंस करना, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना होता है। क्लियर? चलिए तो बताइए सेशन कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। और आप सारे बच्चे प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, और अपने मित्र बंधुओं में जहां तक हो सके, जहां तक आपका रेंज है, शेयर जरूर किया करें, है ना। इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और हम लोग फिर मिलेंगे इसी YouTube चैनल पे 4:30 बजे। याद से आना है, भूलना नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।